नमस्कार। आज हम आपको एनसीईआरटी का पार्ट 2 पढ़ाएंगे। तो पहला पार्ट हमने पढ़ाया था पृथ्वी की उत्पत्ति। अब आज हम पढ़ाएंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, इसको किसी को ठोस जानकारी नहीं है, केवल वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पृथ्वी पर सबसे गहरा गड्ढा खोदा गया है वो कोला क्षेत्र में आर्कटिक सागर में रसिया द्वारा खोदा गया है 12 किलोमीटर का। पृथ्वी के अंदर की जानकारी कैसी है, क्या है, ये कुछ अनुमान के अनुसार पर पता लगाते हैं। इसके दो कारण हैं, दो कारक हैं, जैसे प्रत्यक्ष कारण और अप्रत्यक्ष कारण। तो जैसे कि जानते हैं पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर है और पृथ्वी के अंदर जाना संभव नहीं है। 12 किलोमीटर के बाद पृथ्वी पर सारे इक्विपमेंट या सारे औजार वो गल जाते हैं, क्योंकि अंदर जाने पर हर 32 मीटर गहराई पर तापमान 1 सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। तो अभी तक मैंने बताया ना कि 12 किलोमीटर का गड्ढा खोदा चुका है। ज्वालामुखी लावा जो है वो प्रत्यक्ष जानकारी का एक स्रोत है, प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष क्या होता है? प्रत्यक्ष मतलब होता है कि जो सीधे दिखाई पड़ता है। अप्रत्यक्ष मतलब होता है कि जो हमें दिखाई नहीं पड़ता है। तो प्रत्यक्ष कारणों में जैसे क्या कहते हैं, बताया था ज्वालामुखी लावा, और अप्रत्यक्ष में होते हैं जैसे घनत्व, उल्कापिंड, गुरुत्वाकर्षण पे चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ हम आपको ये देखिए, ये प्रत्यक्ष में हम आपको दिखाए हैं कि ये हम बता दिए हैं। ये प्रत्यक्ष में क्या आपका आएगा, लावा। और ये अप्रत्यक्ष कारणों में देखिए, ये तापमान, घनत्व, घनत्व, दबाव, गुरुत्वाकर्षण, उल्कापिंड, और ये आपको दिखाएंगे गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, इस तरह आते हैं। देखो, अगर चुंबकीय क्षेत्र की बात की जाए तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम ध्रुवों पर होता है, क्योंकि वो केंद्र से नज़दीक होता है, और भूमध्य रेखा पर कम होता है, क्योंकि वो केंद्र से दूर होता है। तो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं पृथ्वी के भीतरी भाग का घनत्व असमान है, जो भिन्नता को दिखाता है। अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण की भिन्नता अन्य कारकों से प्रभावित होती है, और इस भिन्नता को गुरुत्व विसंगत कहते हैं। इसे मान लीजिए गुरुत्वाकर्षण, इसे अलग अलग पदार्थों का जो स्वभाव होता है अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसलिए भूकंप के भीतर पदार्थों का समान जो वितरण होता है, इनमें गुरुत्वाकर्षण की शक्ति या फिर इनका गुरुत्वाकर्षण अलग अलग होता है। इन्हीं को हम गुरुत्व विसंगत भी कहते हैं, ग्रेविटी अनॉयली। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं भूकंप की। तो भूकंप क्या है? भूकंप का साधारण में देखा जाता अर्थ पृथ्वी का कंपन होता है। और भूकंप में भूकंप जहाँ से पृथ्वी के अंदर में जहाँ से ऊर्जा निकलती है, जब प्लेटें या फिर कुछ डिसबैलेंस होता है, तो जहाँ पर पृथ्वी अंदर भूकंप पैदा होता है उसे भूकंप फोकस कहते हैं। और जहाँ पर ठीक उसके ऊपर 90 डिग्री पर जहाँ पर महसूस होता है उसको हम अधिकेंद्र कहते हैं, एपिसेंटर बोलते हैं। तो जहाँ से उत्पन्न होता है उसे फोकस कहते हैं, भूकंप केंद्र कहते हैं। इसको अवकेंद्र, हाइपोसेंटर भी कहते हैं। और अधिकेंद्र मतलब जहाँ पर हम महसूस किया जाता है उसे हम भूकंप। ये हमेशा भूकंप केंद्र के 90 डिग्री ऊपर पे ही भूकंप अधिकेंद्र होता है। अब हम आगे दिखाते हैं कि ये भूकंप को बताया। भूकंपीय तरंगे देखिए पृथ्वी में अलग अलग स्थानों से चट्टानों के स्वभाव के अनुसार ही प्रवेश करती है, क्योंकि स्थल मंडल जो हमारा है, ये स्थल मंडल 200 किलोमीटर तक गहराई है। स्थल मंडल का जो गहराई है, हमारा जो लाइथोस्फीयर है वो 200 किलोमीटर की गहराई तक है। इसमें क्रस्ट और अपर मेंटल को शामिल किया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि ये भूकंपीय लहरें
तो भूकंपीय लहरें हम दिखा रहे हैं, भूकंपीय लहरें दो प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की भूगर्भिक लहरें और धरातलीय लहरें होती हैं। भूगर्भिक लहरें में क्या होता है, जो उद्गम केंद्र से जो उत्पन्न होकर आंतरिक भाग में ही सभी दिशाओं में फैल जाती है और आगे बढ़ती है, इसमें पी और एस लहरें आती हैं। धरातलीय में क्या होता है, जब पी एस लहरें ऊपर चट्टानों से विसंगत लड़ती हैं या डिसबैलेंस होती हैं तो धरातलीय लहरें पैदा होती हैं, ये बहुत खतरनाक होती हैं। तो पी लहरों की कुछ विशेषताएं बता रहे हैं। तीव्र गति से धरातल पर पहुंचती है, सबसे पहले पहुंचती है, इसीलिए इसको प्राथमिक लहरें कहते हैं। ये ध्वनि की तरंगों के समान होती हैं और ये ठोस, द्रव, गैस तीनों में प्रवेश कर जाती हैं। हम यस लहरों की बात करें तो ये पी के बाद पहुंचती है, इसे सेकेंडरी वेव्स कहते हैं। तो पी के बाद द्वितीय लहरें इसलिए क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दूसरे नंबर पर पहुंचती है, पहले पी और फिर यस पहुंचती है। ये केवल ठोस में ही घुस पाती है, केवल ठोस में, और इसी के आधार पर वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के आंतरिक भागों में की जानकारी पता लगाने का प्रयास किया है। मतलब इसी इस लहरों के स्वभाव के कारण ही धरातलीय लहरों ही सबसे उपयुक्त साधन बनती हैं पृथ्वी के आंतरिक के बारे में जानने का। तो यह एल लहरें, तो ये एल लहरें बताएंगे। एल लहरें मतलब क्या होती हैं, धरातलीय लहरें सबसे अंत में आती हैं और ये शैलों को विस्थापित कर देती हैं, इसलिए इससे सारी बिल्डिंग गिर जाती है, अपार धनजन की क्षति होती है। यस लहरें की एक खास बात है कि ये समकोण दिशा में चलती है। अब आप बात करते हैं यहाँ पर भूकंप छाया क्षेत्र। तो यहाँ पर हम चित्र के बाद दिखा रहे हैं कि इसमें पी लहर को दिखाया गया है, जो काला काला दिखाया गया है वहाँ पी लहरें नहीं पहुँच पाती है, तो उसी को हम छाया क्षेत्र कहते हैं, पी तरंग का छाया क्षेत्र। और यहाँ पर दिखा रहे हैं यस तरंग का। यहाँ पर इसका मतलब है कि यस तरंगे ये देखिए क्रोड में प्रवेश नहीं कर पाई हैं, मतलब केवल ठोस पदार्थों में। हमने बताया था कि यस तरंगे केवल ठोस में घुस पाती हैं। आप देखिए ये इसमें देखिए ये जो क्रोड है ये इसका मतलब ये गलायमान अवस्था में है, गलित अवस्था में, लिक्विड अवस्था में है, क्योंकि ये केवल ठोस, अगर ये ठोस होती तो प्रवेश कर जाती। तो ये इसका जो छाया या काला काला क्षेत्र है ये छाया क्षेत्र बन जाता है, छाया क्षेत्र बन जाता है, शैडो जोन है, भूकंप का छाया क्षेत्र है। तो हम यहाँ पर आते हैं भूकंप के प्रकार में, देखते हैं विवर्तनिक भूकंप। देखिए अधिकतर भूकंप जो होते हैं पूरे विश्व में विवर्तनिक भूकंप ही आते हैं, प्लेटों के अंदर जो डिस्बैलेंस होता है उसी से आते हैं। इसके अलावा भी कई भूकंप हैं, जैसे और जो इसे मानव द्वारा हैं, इसे हम परमाणु परीक्षण करते हैं, ठीक है, रासायनिक विस्फोट करते हैं या बांध बनाते हैं, डैम बनाते हैं, इसको हम मानव जनित भूकंप कहते हैं। लेकिन जो सबसे मुख्य है वो विवर्तनिक भूकंप ही हैं। भूकंप भी कई तरीके से होते हैं, इसको हम बस यहाँ तक जानकारी रखिए कि जो विवर्तनिक भूकंप हैं वो सबसे ज़्यादा विश्व में आते हैं और ये चट्टानों के सरकने के कारण आते हैं, अंदर प्लेट टेक्टोनिक के कारण होते हैं। और इसी को हम ज्वालामुखी भूकंप भी कह सकते हैं। और यहाँ पर भूकंप का माप हमने देखा है कि देखिए भूकंप को हम जो मापते हैं उसे सीस्मोग्राफ कहते हैं। और भूकंप की तीव्रता, ये देखिए भूकंप की तीव्रता हम रिएक्टर स्केल पर करते हैं, ये 1 से 9 तक होता है, तो वो 0 से 10 तक होता है, ठीक है। हर पीछे वाला जो होता है, मतलब कि हर आगे वाला पीछे वाले से 10 गुना खतरनाक होता है। जैसे मान लीजिए पिछले का मान 1 है तो अगले का मान 10 हो जाएगा, मतलब हर पीछे की संख्या जो होती है वो 10 गुना कम होती है आगे वाले से, मतलब कि आगे वाला 10 गुना खतरनाक होता है पीछे वाले संख्या से। जैसे 1 है और 2 है, 3 है, तो 1 वाले से 2 वाला 10 गुना खतरनाक होता है। यहाँ पर कुछ चित्र दिखाए गए हैं, देखिए भूकंप द्वारा उरी में, और देखिए यहाँ पर दिखाई जो 2004 में सुनामी आई थी, ये देखिए श्रीलंका और इंडोनेशिया, थाईलैंड और भारत का दृश्य है। भूकंप के प्रभाव को दिखाया गया, जैसे ये भूमि का हिलना, मृदा द्रवण, लैंडस्लाइड और हिमस्खलन और धरातलीय विस्थापन, सुनामी, तमाम तरह की चीज़ होती हैं।
तो यहाँ पर हम बात करते हैं सुनामी की। सुनामी एक लहरें होती हैं, सुनामी कुछ होते हैं लहरें होती हैं, लेकिन जब समुद्र में भूकंप आता है तो ये लहरें उत्पन्न होती हैं और बड़ी बड़ी लहरें, और जब ये तट से टकराती हैं तब इनको हम सुनामी कहते हैं। वैसे तो समुद्र में लहरें आया करती हैं, लेकिन नुकसान कब होता है, जब ये तटों से टकराती हैं तो इसको हम सुनामी कहते हैं, तभी नुकसान करती हैं। यह अंतःसागरीय भूकंपों को ही सुनामी कहते हैं। 5 से अगर अधिक रहती है, 5 मापक से अधिक रहती है रिक्टर स्केल पर, तभी ये खतरनाक होती हैं, अन्यथा उतना खतरनाक नहीं होती हैं। भूकंप तो रोज़ आया करते हैं धरती पर। और भूकंप की जो आवृत्ति होती है वो केवल भ्रंश के समीप क्षेत्रों में होती हैं। और यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, पृथ्वी की संरचना में आ जाएं तो महासागरों में भूपर्वतीय की मोटाई क्या इसमें लिखा है, महाद्वीपों की तुलना में कम होती है। ठीक, महाद्वीप में भूपर्वतीय की मोटाई अधिक होती है, महासागरों में की औसत मोटाई केवल 5 किलोमीटर होती है, और महासागरों के नीचे 30 किलोमीटर होती है। इसे आप देख सकते हैं। ये तो यहाँ पर हम दिखाया गया है, देखिए ये मेंटल, इसमें दिखाया गया है दुर्बलता मंडल। तो मेंटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल कहलाते हैं। इसको एस्थनोस्फीयर कहते हैं, इसमें ये 400 किलोमीटर तक आंका गया है। और उसके बाद फिर यहाँ पर एक असमर्थता पाई जाती है। ये लोअर क्रस्ट, निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में एक मोहो असमर्थता पाई जाती है। यहाँ इसको एक मोहोरोविकिक वैज्ञानिक ने खोज की थी। तो निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में एक असमर्थता पाई जाती है, इसको हम मोह असमर्थता कहते हैं। और भूपर्वतीय और मंडल का ऊपरी भाग मिलकर ही स्थल मंडल कहलाता है। उन्होंने बताया था इसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर मापी गई है। कोड की बात करते हैं तो ये पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग है, और इसमें 2 भाग हैं। इसमें जो आधा भाग जो अपर मेंटल है, अपर क्रोड है, वो गलित अवस्था में है, और जो निचला अंदरूनी क्रोड है वो ठोस अवस्था में है। और अंदरूनी जो क्रोड है इसका घनत्व 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। और इसमें निकिल, इसको निफे भी कहते हैं, इसमें निकिल और फेरस मतलब लोहे की प्रधानता पाई जाती है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि लावा क्या होता है। लावा धरातल के अक्सर लोग लावा मैग्मा एक समझते हैं, लेकिन यहाँ धरातल के ऊपर जो आता है अंदर से निकल कर उसे लावा कहते हैं, और जो धरातल के अंदर रहता है उसको हम मैग्मा कहते हैं। बस धरातल के अंदर है तो मैग्मा है, और ऊपर आ गया तो ये लावा बन जाता है। धन्यवाद।